ओके, आवाज आ रही है? ठीक है, देखो कंटिन्यू करते हैं। ओके, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए और सुनिए ध्यान से। मुझे पता है इनऑर्गेनिक थोड़ा हटके होता है, बट ध्यान तो देना ही होगा आपको, ठीक है। इनऑर्गेनिक में ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने मार्क्स भी लूज करते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक उनका ही स्ट्रॉन्ग होता है जिनका रट्टा पावर एज वेल एज कंसेप्ट दोनों स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कंसेप्चुअल है, हार्डली कुछ रट्टा है वहां पर। तो वहां जिस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है उनका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है, ऑर्गेनिक भी उनका ही स्ट्रॉन्ग होता है। ऑर्गेनिक में भी कंसेप्ट है, साथ में वहां पे भी रट्टा की जरूरत है, रिएक्शन ही नहीं पता तो क्या कर लोगे। वैसे इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक थोड़ा हेडेक टाइप होता है, बट कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो देखो ध्यान से। हाँ, अब ये भी लॉजिक लगा सकते हो, मुझे बताओ किसका कौन मेटल होगा जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है या जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। थोड़ा सोचो, मेटल्स कौन होते हैं, जिन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके हिसाब से? आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई। सोच समझ के आंसर दो, घाई नहीं, आराम से आंसर दो। परफेक्ट है ना, बहुत सही। लो होना चाहिए, क्योंकि अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी तो ही तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और इलेक्ट्रॉन का बाहर आना ही तो डिफाइन करता है मेटल को, वही तो मेटल को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वही लिखा है, तो सबसे पहली लाइन ही वही है कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स in the outermost shells are responsible for the metallic character of the transition element। अब मुझे कुछ ये बता सकता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल कहाँ से बीच में आ गया? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आया कि जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उनके अंदर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल से क्या लेना देना? वैकेंट डी ऑर्बिटल से क्या लेना देना? वैकेंट डी ऑर्बिटल से क्या लेना देना हो सकता है? हाँ, वैकेंट डी ऑर्बिटल का क्या रिलेशन हो सकता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए? वैकेंट डी ऑर्बिटल कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? चलो ठीक है, ये आप होमवर्क करोगे और मुझे बताओगे अगली क्लास में, क्योंकि वरना तो कुछ करोगे नहीं ऐसे आसानी से। तो ये आपका होमवर्क है, आप सर्च करो और मुझे बताओ कि कैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। प्लीज नोट कर लेना, ये आपको बताना है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल कैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। these favor the formation of metallic bond and thus these elements shows typical metallic property। वो ठीक है। the hard nature of these elements suggests the formation of covalent bond, ठीक है। the hard nature of these elements suggests the formation of covalent bond। एक मिनट, हाँ देखो, तो देखो these favor the formation of metallic bond and thus these elements shows typical metallic property, ठीक है। ओके, क्या प्रॉपर्टी? एक तो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। वैकेंट डी ऑर्बिटल कैसे है ये आपको पता करना है। तो ये दो ऐसी चीज है जो फेवर करता है मेटालिक बॉन्ड बनना, और जिस वजह से इनके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मेटालिक एज वेल एज कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और दोनों किस पे डिपेंड करता है वो भी मैंने बताया था। किस पे डिपेंड करता है कोई बता सकता है? किस पे डिपेंड करता है, याद है क्या? मैसेज करके बताओ, मैसेज मैसेज मैसेज, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आएगी और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, इससे अच्छा मैसेज करके बताओ किस पे डिपेंड करता था। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। हाँ, क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको कोई तो एक पॉइंट पे बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, कोवेलेंट भी एज वेल एज मेटालिक, दोनों बॉन्ड होते हैं, सॉरी मेटालिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, ठीक है। उनके पास टेंडेंसी होती है मेटालिक बॉन्ड बनाने की भी और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। मेरा क्वेश्चन ये है कि किस पे डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगा?
ऐसा मैंने बताया था, उनके पास दोनों बनाने की टेंडेंसी होती है। तो स्ट्रेंथ जो है, मतलब अभी समझो अगर मैं आपको कोई दो एलिमेंट दे दूं डी ब्लॉक के, आप कैसे बताओगे कि किसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और किस पे कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है, किस के बेसिस पे बोलोगे, वो बताओ, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, करना चाहिए, और दोनों एक ही फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सोचो, मैंने ऐसा बताया भी था, मैंने बोला था कि स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, दोनों के दोनों एक ही फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। आंसर इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। इसीलिए आपको पता है, मैंने बोला था जब पहले हम D1 D2 D3 D4 D5 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे ही भरते, 1 2 3 4 5, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे पहले पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, पहले पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन वापस पेड होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन फिर वापस पेड होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेड होने लगेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दोनों ही कम हो जाते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. कुछ फैक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रखो तो चैप्टर आसान हो जाएगा। अगेन बोल रहा हूँ, आप इधर का कंसेप्ट उधर नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है? आप सोचोगे अरे यार यहाँ पे ये पढ़ा था तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। देखो, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही पे बेस्ड है, एक ही चीज हम बार बार पढ़ते हैं, दैट इज कार्बन, कार्बन या फिर हाइड्रोजन, मोर अप्रोप्रिएटली बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन, है ना? ज्यादा से ज्यादा कोई और एलिमेंट थोड़े बहुत आ गए तो क्या आएंगे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, वो कभी कभार दिखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ है नहीं, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स रहता है और कंसेप्चुअल रहता है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट की स्टडी करनी होती है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है, और उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर थोड़ा सा जिनको टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत होती है उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो लोग हर एक लाइन को मार्क करते हैं और अच्छे से देख के पढ़ते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बियॉन्ड एनसीईआरटी तो नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपको बता दूंगा, हाँ यहाँ पर ये कंसेप्ट लगता है, यहाँ पर ये कंसेप्ट लगता है। जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, हायर ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमेशा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है, लोअर होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, इंटरमीडिएट होता है वो दोनों की तरफ बिहेव करता है। ये सब जगह एप्लीकेबल, कैसे ध्यान रखना। ठीक है, ओके, देखो क्या लिखा। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि हार्डनेस ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड जो हार्डनेस है वो किस पे डिपेंड करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा हार्डनेस होगा। मैंने इनफैक्ट एग्जांपल भी दिया था डायमंड, डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन टू कार्बन। ठीक है, तो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, देखो क्या लिखते हैं, दिस फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड एंड thus this element shows typical metallic property. The hard nature of this element suggests the formation of covalent bond in them. इनके अंदर हार्ड नेचर, और हार्ड नेचर हमेशा क्या सजेस्ट करता है कि उनके अंदर क्या होगा, कोवेलेंट। तो इस तरह से आपको पता चल गया इनके पास मेटालिक बॉन्ड भी है, इनके पास कोवेलेंट बॉन्ड भी है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एलिमेंट। ये तो मैंने आपको बोला किस पर डिपेंड करता है, अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, अनपेयर्ड n-1 d इलेक्ट्रॉन्स। Nearly all transition elements have simple hexagonal HCP, मतलब ये तो उन्होंने वापस जीके टाइप हो गया है ना, वायर। तो वो लोग बोले कि ज्यादातर जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट सबकी जो पैकेजिंग है वो HCP है ना, इसके अलावा CCP हो सकती है, BCC हो सकती है। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू मेटल्स, ट्रू मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ट्रू मेटल के अंदर ज्यादातर कौन सी टाइप की पैकेजिंग होती है, HCP, CCP और BCC। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, hardness, high melting point, and metallic properties of the transition element indicate that the metal atoms are held strongly by metallic bond with covalent character. दोनों है, ठीक है। इनके अंदर अगर आपको कोई पूछे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड विथ कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो दो ऑप्शन आ सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड विथ मेटालिक कैरेक्टर भी हो सकता है,
पर आपको पता है ये मेटल्स है, ऑब्वियसली प्राइमरी बॉन्ड कौन सा होगा, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड विद कोवेलेंट कैरेक्टर, ध्यान रखना इसको, समझ में आया, इस स्टेटमेंट का ध्यान रखना। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका देखो क्या लिखा, इन ऑल ट्रांजिशन सीरीज द मेल्टिंग पॉइंट स्टेडीली इंक्रीज, बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ेगी, कब तक, D5 तक। क्यों? क्योंकि D5 में जैसे जैसे हम 1 से 5 तक जा रहे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो हार्डनेस बढ़ेगी, और अगर हार्डनेस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी। इसीलिए इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ती है अप टू D5 कॉन्फ़िगरेशन, और फिर वापस कम होने लगेगी। क्यों? वापस इलेक्ट्रॉन पैड हो रहा है। फिर देखो क्या लिखा है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन shows the highest melting point in the respective series। आप देख सकते हो हाँ, यहाँ पर स्कैंडियम वाला गायब है, स्कैंडियम वाला ग्रुप जो है वो गायब है। तो स्कैंडियम जो होता है उसके अंदर आपको पता है कि फोर्थ एलिमेंट जो होता है वो क्रोमियम होता है। तो क्रोमियम के नीचे कौन होता है, मोलिब्डेनम, जो यहाँ दिखा है मोलिब्डेनम, उसके नीचे कौन होता है, टंगस्टन। ठीक है, तो उसके नीचे वाले एलिमेंट को जान दो, उतना डिटेल में जाना ही नहीं रहता। तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इनकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। आपको दिमाग में आना चाहिए कि सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते, मैंगनीज के पास होते, जो क्रोमियम के बाद है। तो इसके मुताबिक तो मैंगनीज, टेक्नीशियम और रीनियम, इनकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बट अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि मैंगनीज के पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट, और उसके नीचे जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है उनके पास भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, 5 है, समझ में आता है। बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत पुअर है। और बहुत पहले, पता नहीं कब मैंने आपको बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करती है, पैकेजिंग। अगर आपको याद होगा तो, उनको तो अच्छे से याद है, मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया आपने पढ़ा भी होगा, है ना, बोलते हैं ना एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, उसमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने बोलते हैं। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है या ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है ना, और किस पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। बट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पैकेजिंग पर, पैकेजिंग पे डिपेंड करता है। और मैंगनीज और उसके नीचे जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है उनकी पैक, इसीलिए उनके अंदर एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है, एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर उनके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट होगी तो ऑब्वियसली फिर सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, उसके जस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में, उसके जस्ट बाजू वाले लेफ्ट जो होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए ज्यादा किसकी है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। इनफैक्ट आपको पता ही होगा टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, बल्ब में यूज होता है, बचपन से पढ़ रहे, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। इतनी ज्यादा लाइट आने के बाद भी वो फिलामेंट जो है इतना ज्यादा हीट होता है फिर भी वो आसानी से पिघलता नहीं है, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। समझा मैंने क्या बोला? तो ये फैक्ट्स है जो ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो जो ये फैक्ट्स को नोट करते हैं, लिखते हैं अच्छे से, वो समझते हैं, पढ़ते हैं, अपने आप को, बेसिक है कि एजुकेशन में इतना है कि अपने आप को घिसना पड़ेगा, आपको आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला। अभी जो अभी फिलहाल सिनारियो है, जो भी सिचुएशन है, कितनी बार बोला है मैंने, फिलहाल जो कंडीशन है एजुकेशन की, उसके हिसाब से आपको इजीली कुछ नहीं मिलने वाला। आसानी से आप सोच रहे हो कि मुझे मिल जाए, तो ये सबके बस का नहीं है। मतलब हाँ, जिनके पास, मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ या किसी को कुछ बारे में कुछ ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ कि जिनके पास रिजर्वेशन है उनका एक बार चांस है। अगर जिनके पास रिजर्वेशन है, मैं तो यही बोलूंगा कि उन लोग उसका फायदा उठाओ। अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आप फायदा उठाओ, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ोगे और रिजर्वेशन है तो आपको हेल्पफुल होगा, आपको सबसे बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। जिसके पास रिजर्वेशन है और पढ़ने में भी वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, एवरेज है, उसको सबसे बेस्ट कॉलेज मिल जाता है। बट देखो ध्यान से, एक जनरल कैंडिडेट है जो पढ़ने में टैलेंटेड है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? एक रिजर्वेशन है और एवरेज है फिर भी उसको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, और एक बंदा जो है जो कि टैलेंटेड है, काफी टैलेंटेड है, बट वो भी एक गलती कर देता है अपनी, वही एक गलती करता है कि वो पूरी तरह से अपने फुल पोटेंशियल को नहीं लगाते वो लोग।
फुल पोटेंशियल मतलब क्या है पता है, कभी भी कोई टीचर पढ़ाता है तो आपको जस्ट उसके बाद ही बैठ के जो पढ़ाया है उसको नोट सोच समझ के, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तभी आप थोड़े बहुत पॉइंट्स नोट कर दो रफ में, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तब उतना फास्ट लिखना इतना आसान नहीं है। तो रफ में कुछ लिख लेने का, हाँ ऐसा ऐसा है, फिर जो मैंने पढ़ाया उसका पूरा का पूरा वापस बनाओ अच्छे से, जो मैंने पढ़ाया वो सब पॉइंट्स रिकॉल करके लिखो और उनको डेली रिवाइज करो, टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। तो ये जो मेहनत करते हैं ना उनका सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंस है अभी फिलहाल। भले ही कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं बार बार भाषण देता हूँ ये सब चीज़ों का, बट ये फैक्ट है, जिनका सिलेक्शन हो गया उनका स्टेटस काफ़ी बढ़ जाएगा आगे, जिनका नहीं हुआ उनकी बैंड बज गई समझो आज के लाइफ, लिटरली ऐसा है। मैं एजुकेशन फील्ड की बात कर रहा हूँ, अगर उनका कुछ और बैकअप प्लान है देन ठीक है, फिर वो अलग, कोई हर एक इंसान कुछ ना कुछ इसमें स्पेशल होता है और कुछ और फील्ड में भी कर दे तो बराबर बात अलग है। मैं एजुकेशन की फील्ड की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है और एजुकेशन अगर आप सीरियसली उसको नहीं ले रहे हो तो आपकी बैंड बच सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पढ़ने वाले, बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जब सिलेक्शन नहीं होता ना तो कितना दुख होता है आपको पता भी है। लोगों को ऐसा लगता है, मतलब बहुत बुरा लगता है, ऐसा होता है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, एटलीस्ट मेहनत करो तो सही, पढ़ो तो सही, थोड़ा पढ़ लो तो बेटर रहेगा, एटलीस्ट थोड़ा पढ़ो। इतना भी बड़ा कोई टफ नहीं है इनऑर्गेनिक, टेक्स्ट बुक में दिया उतना ही तो पढ़ना है आपको, कौन सा विकिपीडिया खोल के हर एक एलिमेंट के बारे में पढ़ना, उतना तो कर ही सकते हो एटलीस्ट। तो पढ़ो, थोड़ा सा मेहनत करो, स्टेटमेंट को जो मैंने पढ़ाया उसका लाइंस पढ़ो, उसको हाईलाइट करो, मेहनत करो थोड़ा सा, जो आपके वीक सब्जेक्ट है उसको डेली पढ़ो। इनफैक्ट ये तो लॉकडाउन था तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलो तो मैंने आपको बता दिया मैंगनीज का, बीइंग मैंगनीज के पास सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है, पुअर पैकेजिंग। देखो लिखा भी होगा इनफैक्ट, ओके देखो क्या लिखा है, मैंगनीज एंड टेक्नीशियम डिस्प्लेस एनोमलस वैल्यू, एनोमलस मींस डिफरेंट, एनोमलस तो वही होता है डिफरेंट, है ना, anomalous value of melting point. After this, with the increase in atomic number, the melting point decreases gradually और decreases regularly. जैसे जैसे आगे जाओगे, देखो वैसे भी इन्होंने वापस क्लियर से नहीं लिखा, इन्होंने लिखा ही नहीं, इतना ही लिख के बोल दिया कि मैंगनीज और टेक्नीशियम जो है उनके अंदर एनोमलस वैल्यू है। क्यों है, मैंने आपको रीजन भी बताया, क्या है इसके अंदर रीजन, एबनॉर्मल पैकेजिंग, पुअर पैकेजिंग, ये रीजन, वरना होना चाहिए था सबसे ज्यादा मैंगनीज का। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जैसे जैसे मैंगनीज के बाद एलिमेंट है उनके अंदर पेयरिंग होने लगेगी, और अगर पेयरिंग होने लगेगी तो वापस अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी तो हार्डनेस भी कम हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्या लिखा है, आपको पता है ये दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द सब्सटेंसेस, डिपेंड करता है सब्सटेंस क्या है ना, वो डायमैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक, डिपेंड करता है। अगर आपने सब्सटेंस जो है वो डायमैग्नेटिक है, अगर उसके अराउंड आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, आपको पता है वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, रिपेल। इतना पढ़ा आपने फिजिक्स में, यहाँ पे ये फिजिक्स का उन्होंने क्वेश्चन पूछ गया है ना। और अगर वो पैरामैग्नेटिक हुआ तो वो वीकली अट्रैक्ट होगा, वो वीकली अट्रैक्ट होगा, है ना। और अगर वो फेरोमैग्नेटिक हुआ तो वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। ठीक है, हालांकि फेरोमैग्नेटिक केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं आता। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म्स पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म, आई थिंक ये आपको क्लियर है, पता है ना क्या होता है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पता है ना कैसे पता करते हैं। Yes, sir. है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ तो पैरा के डाया, Param. सारे इलेक्ट्रॉन पैड हुए तो फिर डाया। ठीक है, डायमैग्नेटिक। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, होगी भी, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर एटम्स और आयंस। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, सब्सटेंस व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, substances which are attracted towards the applied magnetic field are called paramagnetic.
while ones which are repelled are called diamagnetic. मैंने भी आपको यही बताया, जो रिपेल होते हैं, इनफैक्ट फिजिक्स में पता है आपको, ये तो मेरे को नहीं लगता ये आपको बताने की जरूरत है, ये फिजिक्स वाला डेफिनेशन है। हालांकि some substances are attracted very strongly, मैंने अभी आपको ये बोला था, and these are called ferromagnetic substances। ठीक है, अब केमिस्ट्री में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। देखो केमिस्ट्री में डायमैग्नेटिक आसानी से पता कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक आसानी से पता कर सकते हैं, अगर हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम लिख के पता कर लेंगे कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो पैरा है, अगर नहीं है तो वो डाया है। पर फेरो कैसे पता करेंगे? इसलिए फेरो को डायरेक्ट रटना पड़ता है केमिस्ट्री में। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं स्पेशल, उनको आपको डायरेक्ट रटना होगा कि ये फेरो है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फेरो आप नहीं पता कर सकते ऐसे देख के, तो उनको आपको रट्टा करना पड़ेगा। तो क्या लिखा, अमोंग ट्रांजिशन मेटल्स, एकदम ईजी है। मैं इसको ऐसे पढ़ता था, फेकोनी यानी आयरन कोबाल्ट निकल, फेकोनी आर फेरोमैग्नेटिक, ये फेरोमैग्नेटिक है ना, आयरन कोबाल्ट निकल, ये फेरोमैग्नेटिक। आपको पता है फेरोमैग्नेटिक का एक और चीज होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दी तो भी वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं। मतलब नॉर्मली क्या है, अगर आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाती है ना। इनको क्या बोलते हैं, ये होता है डाया और पैरा, दोनों के साथ ऐसा ही होता है। बस वही है कि एक रिपेल होता है, एक अट्रैक्ट होता है, ऑल ठीक है। बट फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनको अगर आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड की तो उनके अंदर पहले बात तो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होने वाला है, और उसके बाद अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दी तो भी उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहने वाली, परमानेंटली उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये क्या लिखा है, अमोंग ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है वो पढ़ लिया था। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एक्सटर्नली, all the unpaired electrons in these elements and their compound align in the direction of the applied magnetic field। इनफैक्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा विद द नेम डोमेन, डोमेन करके एक वर्ड यूज करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही अलाइनमेंट में अरेंज हो जाते हैं, उसको एक डोमेन नाम देते हैं। यहाँ पर वो सब थियरी नहीं आनी चाहिए, वैसे केमिस्ट्री है, ठीक है। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, due to this the magnetic susceptibility is enhanced, these metal can be magnetized, that is they acquire permanent magnetic moment। क्वेश्चन आ सकता है कौन है जो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट को एक्वायर कर सकता है, आंसर क्या आएगा बताओ। आप परमानेंट देख के समझ में आ जाना चाहिए, कौन आंसर। कोई नहीं सुन रहा लगता है। परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट कौन एक्वायर करता है। परफेक्ट, चलो एक आंसर तो आया एटलीस्ट, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट अचीव कर लेते हैं। ओके, देखो क्या लिखा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये प्लीज ट्राई करना। ये पिक अप द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, आई थिंक आप कर सकते हैं। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और फिर उसमें देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ये वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ये मैंने आपको पढ़ाया था बट वापस मैं पढ़ा रहा हूँ। समझो मैंने आपको एक एलिमेंट दिया, कर ही लेते हैं, जिंक प्लस 2। आपको पता है जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैं एकदम लास्ट लिख रहा हूँ एंड, वो कुछ ऐसी होती है 4s2 3d10। आई नो मुझे ऐसा लिखना चाहिए था 3d10 4s2 10 2, ठीक है फिलहाल क्या है, मैं यहाँ पर आपको वो सब नहीं सिखा रहा हूँ, अरेंजमेंट है ना, तो आपको आता है। तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन है, 4 है ना, 4th है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो कहाँ से निकलने वाले, एस में से। तो एस के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, एस के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, क्योंकि Zn+2 था तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब देखो डी में, आपको क्या लगता है इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं,
और ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है न्यू, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी कितनी है, क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी बताना कि कितनी है, कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, उसको बताने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जिसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यूनिट होती है इसकी बोर्स मैग्नेटॉन, यूनिट होती है bm, बोर्स मैग्नेटॉन, दोनों कैपिटल में होने चाहिए, b.m। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा, 0 बोर मैग्नेटॉन। जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आया, वहीं से क्लियर हो जाता है कि वो क्या है, डायमैग्नेटिक। क्या है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, मैं आपको एक और एलिमेंट देता हूँ, उसका आंसर निकाल के बताओ। यहाँ पे इनफैक्ट इन्होंने क्वेश्चन ही दिया है क्या? हाँ, यही क्वेश्चन करो ना, चलो ये ट्राई करो। चलो यतीश, आप आंसर इसमें बताओ, ए, बी और सी। ठीक है, आपने आंसर निकाला है, ए, बी और सी। मैसेज है, मैसेज। ओके, 3 लोगों ने आंसर दिया, सही भी है। ओके, 4 आंसर आ गए, चारों के आंसर सही भी है। ठीक है ना, आंसर इज, एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो क्या? एग्जैक्ट आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेशन। एग्जैक्ट मतलब अप्रोक्सीमेशन के आसपास। क्या आंसर आने वाला है? 3.9 बोल सकता हूँ, 3.9। हाँ, 3.87 वो ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली निकालने जाओ कैलकुलेटर से तो ठीक है, बट एग्जैक्टली में अराउंड अप्रोक्सीमेशन 3.9 आएगा, क्योंकि अंडर रूट 15 आया होगा। अब कॉलेज में हमारे पास टाइम नहीं होता अंडर रूट 50, अगर ऑप्शन हुआ तो टिक कर लोगे। लॉजिक पता है हमें कि अरे अगर अंडर रूट 16 होता तो 4 होता, बट ये अंडर रूट 50 है तो कहीं ना कहीं 4 से थोड़ा सा कम, मैं बोल सकता हूँ 3.9 या 3.87। ठीक है, तो आंसर इज मोर देन 1.73 बोस मैग्नेटॉन। सिंपल, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोले थे, तो पुट करोगे तो 3 × 5 आएगा, 3 × 5 15 होता है। आई थिंक बताने की जरूरत नहीं। और अगर आपको मैं पूछूं, आपने जिसका वैल्यू निकाला वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? जो आपने यहाँ पे आंसर निकाला वो सब्सटेंस कैसा है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? सिंपल है, उन्होंने खुद नहीं बोल दिखा है कि हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर आपके पास 3 से ज्यादा एलिमेंट है, समझो 2 से ज्यादा है, 2 3 जितने भी समझो, और सबके सब पैरामैग्नेटिक है, और आपको पता करना है इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक ज्यादा है कौन कम है, तो आप इस फंडे को या फिर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, आप सिंपली देख लो जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसके अंदर ऑब्वियसली ये न्यू की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, और न्यू की वैल्यू ज्यादा आएगी तो उसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म भी ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मैग्नेटिक मोमेंट तो बोलते ही है, इसको मैग्नेटिक मोमेंट तो बोलते ही है कैलकुलेशन के लिए, साथ में इसको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट 2 टाइप के होते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। हम यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इनफैक्ट आप देख सकते हो लिखा भी है,
तो कंफ्यूज मत होना, एग्जाम ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यही फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ n प्लस, ठीक है, सिंपल। चलो ये पूरा पढ़ लो, बॉक्स के ऊपर तक का पूरा पढ़ो, उसके बाद आगे का मैं पढ़ाता हूँ। कितना पढ़ो, हो जाए तो मुझे बताओ, ठीक है। ओके, एक का हुआ है, देखो वही लिखा है जो मैंने आपको बोला था, ऊपर लिखा है ना कि दो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, ऑर्बिटल होता है, एक स्पिन होता है, तो बोला है ऑर्बिटल इज क्वेंच्ड, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन ऑर्गेनिक मोमेंट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, उन्होंने मेंशन नहीं किया, आपको पढ़ने में ही है, इसलिए हम सिर्फ क्या कैलकुलेट करते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला दिया है बस। ओके, है ना। अच्छा, इसका रिवर्स भी आ सकता है, रिवर्स भी आ सकता है, जैसे मैंने अगर आपको समझो एक क्वेश्चन दिया कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया रहेगा और आपको पता करना है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, समझो मैंने बोला कि एक एलिमेंट है जिसका अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर, एक सुनना ध्यान से, एक एलिमेंट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अंडर रूट 24 है, बताओ उसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, चलो बताओ। मैसेज आ, फिर से बोल रहा हूँ, अंडर रूट 24 बोज मैग्नेटॉन है, अंडर रूट 24 कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ओके, एक आंसर आया, अंडर रूट 24 is the value of magnetic moment, spin only magnetic moment, find out the number of unpaired electron, कोई नहीं कर पाया, सिर्फ एक ही आंसर आया, और एक आंसर आया और सही भी है वो, खाली इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखो, 1 पुट करके देखो क्या आएगा, अंडर रूट 3, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जब कभी भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होता है, आपको पता है अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, 2 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखोगे तो कितना आएगा, 8, 3 पुट करके देखो 15, 4 पुट करके देखो 24 आएगा, मैंने 24 ही तो पूछा था, तो उसे समझ में आना चाहिए एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 4, नंबर ऑफ
अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है। और आपको ये भी पूछ सकते हैं वो कौन सा एलिमेंट है, फिर कौन सा एलिमेंट है ये क्रोमियम है ना, क्रोमियम है। हालांकि क्रोमियम के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट जो ऑब्जर्व होता है ना उसके हिसाब से, एक्सपेक्टेड जो होता है उसके हिसाब से बोल सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, एकदम सिंपल। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। मैग्नेटिक मोमेंट्स आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली इन द सॉल्यूशन और इन द सॉलिड स्टेट व्हेन द सेंट्रल एटम इज हाइड्रेटेड और बॉन्ड टू लिगेंड। A slight difference in the calculated and observed value of magnetic moment thus can be noticed. वो लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करती है, तो थियोरेटिकल हो गया, ये तो हम ऑन पेपर कर रहे हैं है ना, अंडर रूट ऑफ n n + 2 सीधा कैलकुलेट कर लिया, तो थियोरेटिकल हो गया। कभी भी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो थियोरेटिकल होता है ना, कैलकुलेशन करते हैं ऑन पेपर, दैट इज थियोरेटिकल। अब वो लोग बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल हमने किया, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर डिटरमाइन करते हैं, जो भी प्रोसीजर होगा एक्सपेरिमेंट का उसके थ्रू, और इन द सॉलिड स्टेट, और इन द सॉलिड स्टेट वेयर द सेंट्रल एटम इज हाइड्रेटेड, या तो सेंट्रल एटम हाइड्रेटेड होगा, हाइड्रेटेड का मतलब पता है ना आपको, सबको पानी घेर लेगा, और बॉन्ड टू लिगेंड, या फिर जो मेटल है वो लिगेंड से घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, आपको प्रोसीजर जानने की जरूरत नहीं कैसे किया, ठीक है, उन्होंने से बातें बताया, कोई नहीं पूछेगा ये सब। ठीक है, बस देखो उन्होंने बाद में क्या बोला, अ स्लाइट डिफरेंस इन द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज thus कैन बी नोटिस्ड। डिफरेंस आ सकता है ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू में। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं हम इससे, और ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंट से करेंगे, तो उन दोनों में हल्का सा डिफरेंस आ सकता है। क्यों, क्योंकि जब आपने एक्सपेरिमेंट से किया तो वहां जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया वो दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट है। कौन सा मैग्नेटिक मूवमेंट, दोनों है, ऑर्बिटल भी और स्पिन भी, और यहाँ जो आप कैलकुलेट करें वो तो सिर्फ स्पिन है, डेफिनेटली डिफरेंस तो आना ही, इसलिए डिफरेंस आता है। इतना ध्यान रखो सिर्फ कि एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेट में डिफरेंस आता है। ठीक है, बाकी कोई जरूरत नहीं ज्यादा डिटेल में जाने की, कोई नहीं पूछेगा। ये देखो यूज योर ब्रेन पावर, कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, देखो क्या है। इनफैक्ट लेक्चर रुकने वाला है थोड़ी देर में, तो उसके पहले इसका आंसर दे दो फटाफट। A metal ion from the first transition series has 2 unpaired electrons. Calculate the magnetic moment. इसमें ब्रेन पावर क्या है? इसका आंसर बताओ, मैं वैसे भी आगे नहीं पढ़ाना। इजी है ना? मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने बोला, एलिमेंट नहीं। अच्छा, आपने एलिमेंट भी बता दिया, ओके। आप यहाँ पे नोट ध्यान से देख भी सकते हो, देखो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, देखो स्लाइड डिफरेंस है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। देखो कैलकुलेट में 1.73 है, मतलब 1.75, तो ज़्यादा भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा है, फिर देखो 2.84 है, तो वहाँ पे 2.76 है, कम भी हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा होगी या ऑब्जर्व, कुछ भी हो सकता है, कोई भी छोटा कोई भी बड़ा हो सकता है। उसके बाद देखो 3.87 है, उधर 3.86 है, 4.9 है, वहाँ 4.8 है, फिर 5.92 है, तो वहाँ 5.96 है, बढ़ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है एक्सपेरिमेंटल और, कोई आपको वैल्यू नहीं पूछेगा। हाँ, आपको ये पूछ सकते हैं अंडर रूट ऑफ n n + 2 वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ सकते। आंसर आया इसका, जल्दी बताओ, रुक जाएगा लेक्चर, सिंपल क्वेश्चन था, एक ही आंसर आया मुझे।